हेलो दोस्तों, मैं दीपक डीबी कोरेडी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को 12th केमिस्ट्री बताऊँगा और इसके साथ ही सारी सिलेबस भी बताऊँगा और जो है किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है ये सारी बातें भी बताऊंगा। सो गाइज, आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो है ना लाइक करना ना भूले और शेयर भी करना ना भूले। दोस्तों, 12th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करता और इसका सबसे पहले जो मैं आप लोग को सिलेबस बताऊंगा। आइए पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। कितनी चैप्टर है इस केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़नी है और किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। आइए, 12th क्लास की केमिस्ट्री में जो है ना कुल अध्याय की चैप्टर्स की संख्या जो है 16 है। इसमें कुल चैप्टर कितना है? 16 हम लोग को चैप्टर पढ़ना है और ये जो है ना टोटल मार्क्स कितना है? कुल अंक जो है ना 100 अंक का होगा। 16 चैप्टर से कुल मिला के 100 अंक होगा। और जो है ना हम लोग को थ्योरी जो है ना 70 अंक का होगा। 70 मार्क्स का जो थ्योरी होगा, इसमें हम लोग को पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 21 नंबर। 21 नंबर लाएंगे 70 में थ्योरी वाला में तो पास हो जाएंगे। और जो है ना प्रैक्टिकल के लिए जो है प्रैक्टिकल यानी 30 अंक का होगा। 70 अंक का थ्योरी तो प्रैक्टिकल अब 30 अंक का होगा। इसमें हम लोग को पास होने के लिए 9 अंक चाहिए। प्रैक्टिकल में 9 अंक ही केवल चाहिए पास होने के लिए। सो आइए, अब जो ना इसमें जो ना 16 चैप्टर जो है उस चैप्टर को जानते हैं और जो है उस चैप्टर किस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, पहला चैप्टर हम लोग का है सॉलिड स्टेट। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था से हम लोग को जो है ना 4 मार्क्स का पूछा जाता है इस चैप्टर से। और दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। इस चैप्टर से हम लोग को जो है ना 5 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर से हम लोग को जो है ना 5 नंबर का पूछा जाता है। चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर से हम लोग को जो है 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और 5वां चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से हम लोग को जो है 4 मार्क्स का पूछा जाता है। आइए अब हम जो छठा चैप्टर को देखते हैं। छठा चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 7वां चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से हम लोग को जो है 3 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। 7वां चैप्टर आइए देखते हैं। 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट है 7वां चैप्टर। इस चैप्टर से हम लोग को जो है ना 8 मार्क्स का पूछा जाता है। और 8वां चैप्टर हम लोग का है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। 8वां चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इस चैप्टर से हम लोग को एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और 9वां चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 9वां चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस चैप्टर से हम लोग को 3 मार्क्स का पूछा जाता है। 10 नंबर का 10वां चैप्टर हम लोग का है हेलो एल्काइन एंड हेलो एडीन। इस चैप्टर से हम लोग को 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। हम लोग का 11वां चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर से हम लोग को 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। 12वां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर से हम लोग को 6 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। 13वां चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड। 13वां चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। इस चैप्टर से हम लोग को
4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। 14वां चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, इस चैप्टर से हम लोग को 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। 15वां चैप्टर है पॉलीमर। इस चैप्टर से हम लोग को एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और लास्ट चैप्टर है 16वां चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर से भी हम लोग को 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। सो गाइज, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट है इस 16 चैप्टर जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, 16 चैप्टर का नाम और किस चैप्टर के कितना मार्क्स का पूछा जाता है। आइए उस चैप्टर को जानते हैं कि कौन सी चैप्टर जो है ना को जो हम लोग चैप्टर वाइज जो है ना नाम देखते हैं। मतलब चैप्टर वाइज को जो है ना चैप्टर को जो है क्या कहते हैं, ये 4 भागों में बांटा जाता है ये 16 चैप्टर को। पहला है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक को जो है हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। 1 से लेकर 5 तक जो है उस चैप्टर का नाम, उस 1 से लेकर 5 चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। इससे जो हम लोग को 23 मार्क्स का पूछा जाता है, 23 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जो है ना चैप्टर नंबर 6 से लेकर 9 तक, यानी 6 से लेकर 9 तक चैप्टर में जो है ना इसको हम लोग को और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। 6 से लेकर 9 चैप्टर को जो हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे हम लोग को एग्ज़ाम में जो है 19 नंबर का पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 10 से लेकर 13, चैप्टर नंबर 10 से लेकर 13 में हम लोग को जो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, चैप्टर नंबर 10 से 13 को। इससे हम लोग को जो ना 18 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब चैप्टर नंबर 14 से लेकर 16 तक, इसको जो ना हम लोग एनालिटिक केमिस्ट्री कहते हैं, एनालिटिक केमिस्ट्री। इससे हम लोग को जो ना 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये टोटल हो गया 70 मार्क्स। चूँकि हम लोग को थ्योरी में 70 मार्क्स का ही एग्ज़ाम देना है, इसलिए 70 मार्क्स का आ गया। और जो ना किस चैप्टर, मतलब कहाँ से कहाँ तक चैप्टर को जो ना नाम बाई मतलब 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। 16 चैप्टर को 4 भागों में। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक, फिर है तीसरा ऑर्गेनिक और एनालिटिक केमिस्ट्री। वैसे जो ना जनरली रूप से ये 3 ही जाना जाता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और ये एनालिटिक केमिस्ट्री भी होता है इसमें। आइए अब हम लोग जो ना देखते हैं न्यूमेरिकल वाला चैप्टर कौन सा है। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, और तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और चौथा है केमिकल काइनेटिक्स। ये पहला चैप्टर 4 को जो है 16 में जो पहला 4 चैप्टर जो है ये न्यूमेरिकल बेस पे आधारित है। इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, इसके साथ ही थ्योरी और जो है उसके साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। ये जो ना टोटल इस 4 चैप्टर से टोटल 19 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है न्यूमेरिकल। अब आइए हम लोग जो ना थ्योरी वाला चैप्टर को देखते हैं। थ्योरी वाला चैप्टर से जो ना अब ये 4 चैप्टर छोड़ के अब तो 12 चैप्टर जो बच गया है शेष, वो तो थ्योरी वाला ही है। उस चैप्टर 12 चैप्टर से हम लोग को जो ना 51 मार्क्स का जो ना देना है। ये न्यूमेरिकल के लिए 4 चैप्टर है, उससे 19 मार्क्स का आएगा। और जो है ये 51 मार्क्स का किससे हमको थ्योरी वाला चैप्टर से बनाना है। आइए दोस्तों, अब जो ना पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। आइए पहले जो ना सॉलिड चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट हो, ये सॉलिड है, स्टेट है। अवस्था का तो कोई बात नहीं, पोजीशन तो से आता है स्टेट। और पहले हम लोग जो ना सॉलिड को जानते हैं, सॉलिड आखिर होता क्या। आइए ठोस सॉलिड के डिफिनेशन को जानते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा वो ठोस कहलाएगा। इसी में पॉइंट है, अगला पॉइंट, ठोस जो है पदार्थ की एक अवस्था है। ठोस क्या है,
एक पदार्थ की, कोई भी पदार्थ की अवस्था होता है ठोस, जिसे प्रत्यक्ष ढंग से द्रव एवं गैस की परिवर्तित किया जा सकता है। जिसे प्रत्यक्ष ढंग से जो है ठोस को क्या ढंग से द्रव एवं गैस में परिवर्तित किया जा सकता है ठोस को। यह हो गया सॉलिड यानी ठोस। इसको जो हम पहले ये फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, यानी द्रवनांक, एक होता है क्वथनांक। इसको जो ना मेल्टिंग पॉइंट, इसको जब इसमें मेल्टिंग पॉइंट होगा तो द्रव बनेगा, और जो है ना सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन होगा तब जो है ना गैस बनेगा ठोस। ठोस का दो अवस्था होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। ठोस से ही ये दोनों अवस्था प्राप्त। जब ठोस को मेल्टिंग पॉइंट करेंगे तो ये लिक्विड बनेगा, और सब्लिमेशन करेंगे तो गैस बनेगा। अब इसी में अगला पॉइंट है, ठोस से ही रिलेटेड है। अगला पॉइंट है, एक मोल जो है, एक मोल ठोस पदार्थ के द्रव में, एक मोल ठोस पदार्थ के द्रव में जो है ना परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की ऊष्मा कहते हैं, या हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। कितना? एक मोल ठोस पदार्थ के द्रव में जो ना परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की ऊष्मा या हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आइए हम लोग जो ना इसमें अगला पॉइंट को देखते हैं। आप लोग जो है ना दोस्त, इसमें जो ना आप लोग इस चैप्टर को एक फ्रेश कॉपी में जो ना फ्रेश पेज में आप लोग जो ना फेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग को जो ना मैं शुरू से 12th की जितने भी चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स, उसको थ्योरी के साथ ही बताऊंगा और न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। सो दोस्तों, आप लोग जो ना इसको जो ना आप अपने कॉपी में नोट्स भी कर लीजिए और उसको याद भी करते जाइएगा जैसे जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा। सो आइए अब अगला टॉपिक को देखते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट है, एक मोल ठोस पदार्थ के गैस में। इससे पहले वाला टॉपिक था एक मोल ठोस पदार्थ के द्रव में था, इसमें गैस में है। एक मोल ठोस पदार्थ के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। उसे ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहते हैं। एक मोल ठोस पदार्थ के गैस में जो परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगा उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा या हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, सॉरी। आइए अब जो ना सॉलिड, अभी जो ये दो टॉपिक पढ़े हैं, सब्लिमेशन और मेल्टिंग पॉइंट, उसको देखते हैं। सॉलिड, ये सॉलिड है, इसको जब मेल्टिंग पॉइंट करेंगे तो उसको जो MP, इसको शॉर्ट में MP भी कहा जाता है, तो वो लिक्विड बन जाएगा। और जब लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। जैसे है आप लोग जो इसी प्रकार जो आप लोग नोट्स में भी बना लीजिएगा, जैसे ये वाला दिया गया इसी प्रकार बनाना है। आइए अब जो ना ठोस से रिलेटेड, इसी में हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठोस से जो है द्रव होने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे द्रवनांक या गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठोस से द्रव होने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे द्रवनांक या गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसी में अगला पॉइंट है, द्रव से गैस होने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव से, पहले तो ठोस को द्रव बनाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी द्रवनांक या गलनांक होता है। ठोस पहले गलता है, को भी ठोस रहता है या द्रवनांक होता है। और जब द्रव बन जाता है तो द्रव से गैस होने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी में इसका दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ हो जाता है उसे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जल
H2O जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलना प्रारंभ करता है। H2O जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलना प्रारंभ करता है। अतः जल का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा BP 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आइए अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है इसी में ठोस से ही रिलेटेड है। जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है ना जमा करता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है ना जमा करता है या जमता है उसे हिमांक या जमना कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जो है ना जमा करता है या जमता है उसे क्या कहते हैं, हिमांक या जमना कहते हैं। जैसे जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है, यानी बर्फ़ बन जाता है। अतः जल का जो है हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आइए इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है दृढ़ता। ठोस में जो है दृढ़ता पाया जाता है। दृढ़ता यानी रेजिडिटी के कारण जो है ना नियत आकार एवं आयतन युक्त, यानी ठोस में क्या होता है, आयतन होता है, भार, पदार्थ की भौतिक अवस्था को ठोस कहा जाता है। ये ठोस का ही डिफिनेशन हो गया। ठोस में क्या सब होता है, दृढ़ता के कारण जो है ना ये इसका दृढ़ता के कारण इसका नियत आकार होता है, साइज जो है इसका फिक्स रहता है, और आयतन युक्त पदार्थ की भौतिक अवस्था को जो है ठोस कहा जाता है। अब आइए हम लोग जो है ना अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इस अगला पॉइंट हम लोग का है ठोस के बारे में इससे ऊपर जानकारी प्राप्त की है। अब जो है आइए ठोस की क्या सब विशेषता हैं उसको जानते हैं। ठोस अवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स। ठोस अवस्था की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं। ठोस अवस्था के जो है ना अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो है निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं, कुछ विशेषताएं हैं, आइए उसको देखते हैं। ठोस का पहला विशेषता है ठोसों के आकार जो है एवं आयतन दोनों नियत होते हैं। ठोस का क्या होता है विशेषता, पहला विशेषता है इसका आकार और आयतन जो है ना दोनों नियत होते हैं। दूसरा पॉइंट है ठोसों में जो है दृढ़ता होती है। ठोसों में क्या होता है, दृढ़ता, रिजिडिटी होता है, क्योंकि संरचनात्मक अवयवी कण जो है ना नियमित ढंग से प्रायः नियत स्थानों में व्यवस्थित रहते हैं। ठोस को जहाँ रख देंगे जितना उसका आयतन होगा उतना ही वो जो है ना जगह को छेकता है, या वही समझ लीजिए जगह को छेकता है या घेरता है। इसका तीसरा विशेषता है ये प्रायः असंपीड, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये प्रायः जो ना असंपीड होते हैं, यानी ठोस को जो ना जो होता है उसको आप जो है ना दबाइएगा तो नहीं दबेगा, यानी इनकम्प्रेसिबल होता है। ठोस का चौथा विशेषता है इनमें जो है तनन सामर्थ्य पाया जाता है। इसमें तनन सामर्थ्य पाया जाता है। और ये पांचवा विशेषता ठोस का है ये प्रायः आघातवर्ध, ये प्रायः आघातवर्ध, मेलिएबल, तन यानी डक्टाइल और भंगुर होते हैं, भंगुर ब्रिटल होते हैं। ठोस क्या सब होता है, आघातवर्ध होता है, तन होता है और भंगुर होते हैं तथा भंगुर होते हैं। ठोस में ये ठोस जो है ये तीनों होते हैं, आघातवर्ध भी होते हैं, तन भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। सभी धातु जो है ना आघातवर्ध और तन होते हैं लेकिन भंगुर नहीं होते। भंगुर कहने का अर्थ है ठोस को जो है ना जब किसी भारी वस्तु से उस पर मतलब चोट दिया जाता है या पीटा जाता है तो वो टूट जाता है, टूटता है तो वही भंगुर कहलाता है। इसमें छठा विशेषता है ठोस का, ठोसों का जो है ना द्रवणांक प्रायः नियत होता है। ठोसों का क्या होता है, द्रवणांक प्रायः नियत होता है, कांस्टेंट होता है। सातवां विशेषता है ठोस का, ठोसों का घनत्व जो है, ठोसों का घनत्व द्रव, ठोसों का घनत्व होता है द्रव एवं गैस के सापेक्ष, द्रव एवं गैस के सापेक्ष क्या होता है, अधिक होता है। ठोसों का घनत्व जो होता है डेंसिटी द्रव एवं गैस के सापेक्ष अधिक होता है। द्रव और गैस से जो है ना इसका
क्या होता है, घनत्व अधिक होता है ठोस का। ठोस का 8वां विशेषता है और अंतिम विशेषता है ठोसों का विसरण। ठोसों में जो है विसरण प्रकृति प्रायः नग्न होती है। विसरण मतलब फैलने का, जैसे लिक्विड कोई भी जल होता है, लिक्विड में कोई भी ले लीजिए, उसको जहाँ पे मतलब आप उसको रखिएगा वहाँ से वो फैल जाता है, विसरण करता है। यही कह रहा है, तो ठोस में जो विसरण प्रकृति प्रायः नग्न होती है। नग्न करने का तो नहीं के बराबर होता है। आइए अब हम लोग जो है अगला टॉपिक ठोसों का वर्गीकरण जानते हैं और ठोस को कितना भागों में बांटा गया है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसको जानते हैं और उसका डेफिनेशन भी देखते हैं। आइए ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसको जानते हैं। ठोसों में जो है अवयवी कण की संरचनात्मक व्यवस्था एवं गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। ठोस को जो है संरचनात्मक एवं गुणों के आधार पर जो इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। तीसरा है बहुक्रिस्टलीय ठोस, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए हम लोग जो ना इस तीनों ये जो है ठोस के प्रकार जो इसको बार मतलब एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं और इसका विशेषता भी जानते हैं, इसका क्या सब विशेषता है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए इसके परिभाषा को देखते हैं और इसको समझते हैं, उसके बाद तब जो है ना इसके विशेषता को जानेंगे। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण जो होता है, अवयवी कण करने का अर्थ है परमाणु, अणु या आयन जो होता है, ये त्रिविमीय व्यवस्था में दीर्घ क्रम में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होकर जो है एक सममित ज्यामितीय या आकृति प्रदान करती, ज्यामिति या आकृति एक ही होता है प्रदान करती, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में होता है क्या, ये त्रिविमीय व्यवस्था में रहता है और दीर्घ क्रम में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रहता है। ये व्यवस्थित होकर एक सममित, ये एक कांस्टेंट ज्यामिति का जो ना आकृति प्रदान करता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आइए अब इसके जो ना विशेषता को जानते हैं। इन्हें क्रिस्टलीय ठोस को जो है ना इन्हें सत्य ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को जो है ना सत्य ठोस भी कहा जाता है। ये सुन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग जो है इसको नोट्स में आप तो लिख ही रहे हैं, इसको जो ना आप लोग याद भी अवश्य करके रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप कहिएगा ठोस, सत्य ठोस भी कहा जाता है। जैसे हीरा, बर्फ, साधारण नमक, धातुएं आदि, ये सब जो है ना क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आइए अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता को देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का पहला विशेषता है इनके अवयवी कण जो है नियमित या सममितीय ढंग से जो है दीर्घ क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, नियमित और जो है सममितीय ढंग से दीर्घ क्रम में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जो है व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा विशेषता है इनकी नियत आकृति या ज्यामिति होती है। क्रिस्टलीय ठोस का जो है ना नियत आकृति और या ज्यामिति होती है। तीसरा विशेषता है इनका द्रव्यनांक नियत एवं सुस्पष्ट होता है। इसका द्रव्यनांक क्या होता है, नियत एवं सुस्पष्ट होता है। चौथा विशेषता है क्रिस्टलीय ठोस का इनका पृष्ठ सतह जो है सरफेस एक समान तथा पूर्ण समतल होता है, एक समान तथा पूर्ण समतल होता है क्रिस्टलीय ठोस का। इसका पांचवा विशेषता है इनके प्रकाशीय तथा विद्युतीय गुण जो ना विषमदेशिक एनिसोट्रोपिक होते हैं, एनिसोट्रोपिक, क्योंकि अवयवी कणों की व्यवस्था जो है विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकाशीय और विद्युतीय गुण क्या होता है, विषमदेशिक होते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कण जो है, अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में जो है भिन्न भिन्न होता है अवयवी कण का, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकाशीय और विद्युतीय गुण। आइए अब हम लोग जो है ना अक्रिस्टलीय ठोस को जानते हैं और उसके डिफिनेशन देखते हैं और उसके विशेषता को जानते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। आइए इसके परिभाषा को देखते हैं।
ये होता क्या और उसको समझते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था जो है लघु क्रम में, क्रिस्टलीय ठोस का दीर्घ क्रम में था, इसका लघु क्रम है, अथवा अनियमित होती है। अब क्रिस्टलीय ठोस का क्या था, नियमित था, होती है, जिसके कारण कोई नियत ज्यामिति या आकृति नहीं होती है। और क्रिस्टलीय ठोस का नियमित फिगरेशन नहीं बन पाता, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को जो ना छद्म ठोस यानी पिसोडो सॉलिड भी कहा जाता है, पिसोडो सॉलिड भी कहा जाता है। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है, कांच है यानी कांच, शीशा है, रबर है, बटर है, मोम है, प्लास्टिक है, स्टार्च है, ये सब जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आइए इसके विशेषता को जानते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। अक्रिस्टलीय ठोस का पहला विशेषता है इनकी नियत ज्यामिति या आकृति नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस का पहला विशेषता क्या है, इसकी नियत ज्यामिति या आकृति नहीं होती है। दूसरा विशेषता है इनका पृष्ठ सतह जो है एक समान तथा समतल नहीं होते हैं। इनका पृष्ठ सतह क्या होता है, एक समान और समतल नहीं होता है। आइए इसके तीसरा विशेषता को देखते हैं और जो अगला पेज को आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा विशेषता है द्रवणांक। इनका द्रवणांक जो है नियत एवं स्पष्ट नहीं होता। और क्रिस्टलीय ठोस का द्रवणांक और जो है ना नियत स्पष्ट नहीं होता है। चौथा विशेषता है और इसका अंतिम विशेषता है इनके प्रकाशीय तथा विद्युतीय गुण जो है ना समदेशिक होते हैं, क्योंकि अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की व्यवस्था जो है वो अनियमित एवं लघु परिसर में होते हैं, लघु रेंज में। परिसर करने का अर्थ लघु व्यवस्था में होता है। और क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, प्रकाशीय और विद्युतीय गुण जो है समदेशिक होता है, क्योंकि अवयवी कणों की व्यवस्था जो अनियमित एवं लघु परिसर में होता है। आइए अब हम लोग जो है बहुक्रिस्टलीय ठोस को जानते हो, उसके परिभाषा को जानते हैं। बहुक्रिस्टलीय ठोस, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका डेफिनेशन है, परिभाषा, वैसे सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस जिनकी भौतिक प्रकृति जो है अक्रिस्टलीय होती है। भौतिक प्रकृति कैसे होता है, अक्रिस्टलीय, यानी बहुक्रिस्टलीय ठोस का सभी भौतिक प्रकृति जो है प्रकृति अक्रिस्टलीय ठोस के जैसा होता है, उसे बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बहुक्रिस्टलीय ठोस का क्या उदाहरण है, धात्विक पाउडर। बहुक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है धात्विक पाउडर। आइए अब हम लोग जो है ना क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं कि आखिर अंतर क्या होता है। ये दोनों के अंतर को जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला ये पैराग्राफ एक दो है, तो दो पैराग्राफ ले लेते हैं। पहला में लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा में अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का पहला गुण है इनका द्रवण जो है, द्रवण ऊष्मा नियत होता है। क्रिस्टलीय ठोस का द्रवण ऊष्मा क्या होता है, नियत होता है। तो इसका और क्रिस्टलीय ठोस का इसका द्रवण ऊष्मा जो है नियत नहीं होता है। यह अब क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा पॉइंट है इनकी नियमित ज्यामिति या आकृति होती है। इनका जो क्रिस्टलीय ठोस का नियमित ज्यामिति या आकृति होती है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का हो जाता है इनकी नियमित ज्यामिति या आकृति नहीं होती। और क्रिस्टलीय ठोस का नियमित ज्यामिति या आकृति नहीं होती है। इसका तीसरा है पॉइंट क्रिस्टलीय ठोस का, इनका द्रवणांक जो है नियत एवं स्पष्ट होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो द्रवणांक और जो है ना नियत स्पष्ट होता है। और इनका अक्रिस्टलीय ठोस का इनका द्रवणांक नियत एवं स्पष्ट नहीं होता। इनका द्रवणांक एवं नियत जो है स्पष्ट नहीं होता है। नियत करने का अर्थ है नेचर, प्रकृति जो होता है। इसका चौथा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस का, ये समदेशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो ये विषमदेशिक होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस का है ये जो है ना समदेशिक होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस जो है ना समदेशिक होते हैं। इसका पांचवा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस का, इसे जो है ना सत्य ठोस भी कहा जाता है। इन्हें सत्य ठोस भी कहा जाता है। ये अक्रिस्टलीय ठोस को जो इन्हें छद्म ठोस भी कहा जाता है, छद्म ठोस। सो गाइज, आई होप
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज आप लोग जो है ना इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।